देखिए, सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप लोग जो है तो सब यहां पर आए। और आपको बुलाने का मकसद जो है हमारा यही है कि जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हॉकर्स की जो लड़ाई हम लोग तमाम लोग मिलकर लड़ रहे हैं, तो उसी लिए आज 21 तारीख को जो है तो हमने महानगर पालिका के सामने एक धरने का आयोजन किया था। और इसके लिए हमने बाज़ाब्ता पुलिस से परमिशन मांगी थी, लेकिन पुलिस ने कल ये कह के उसको रिजेक्ट किया है कि 22 तारीख को जो है तो शहर के अंदर हमारे उपराष्ट्रपति और बड़ी बड़ी डिग्निटीज़ और वीवीआईपीज़ आ रहे हैं, और इसके अंदर जो है तो हम लोगों को सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है। तो हम लोग जो है तो काफ़ी बिजी है, सारे पुलिस वाले इधर उधर है। तो आप ये धरना जो है तो अगर आगे बढ़ाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो इसीलिए हमने भी सोचा कि ठीक है, हमारा भी काम है कोऑपरेट करना प्रशासन को। तो हमने जो है तो आज इसीलिए आप लोगों को बुलाया है कि ये धरना जो है तो हम लोग आगे 2 से 3 दिन हमारे ज़िम्मेदारों ने तय किया है कि आने वाली 25 तारीख मंगल के दिन जो है तो हम ये धरना लेंगे। धरना इसीलिए लिया जा रहा है कि आप लोग देख रहे होंगे कि महानगर पालिका के अंदर एक किस्म की एक जो है तो दादागिरी टाइप में जो है तो रिटायर्ड जो आर्मी के लोग भर्ती किए गए हैं उनकी तरफ से की जा रही है कि एक तो महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वो हॉकर जोन बनाए, जिसमें 3 कैटेगरीज है। एक तो फिक्स पॉइंट, एक तो जो है तो फेरी वाला, और एक जो टेम्परवरी जो शहर के अंदर आते हैं कारोबार के लिए। तो ऐसे 3 कैटेगरीज है। तीनों को जो है तो महानगर पालिका ने जो है तो इनको अपलिफ्ट करने का जो है तो काम करना चाहिए। लेकिन महानगर पालिका ने वो छोड़ा जिन लोगों को हमने सभागृह के अंदर इसलिए अपॉइंट किया था कि भाई जो है तो ये लोगों ने शहर में कोई अगर कचरा रोडों पर फेंक रहा है, स्मार्ट सिटी की तरफ हमारी वाट चाल हो चुकी है, अगर कोई वहाँ पे कचरा फेंक रहा है, रोडों के ऊपर किसी किस्म का जो है तो मटेरियल डाल रहे हैं, तो ये लोगों ने उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद में जो बड़े बड़े बिल्डर्स ने पार्किंग खा गई है, तो वो पार्किंग को जो है तो इन्होंने जो तो क्लियर करना चाहिए, क्योंकि सिटी में जाने के बाद में पार्किंग नहीं होती, जाहिर बात है लोग रोडों पे लगाते हैं। और तीसरी बात ये है कि जहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ है, अतिक्रमण जो परमानेंटली हो रहा है, तो उसको निकालना चाहिए। तो ये सारे काम जो है तो महानगर पालिका ने जो है तो पीछे डाल दिए। इलीगल टावर धड़ल्ले से चल रहे हैं, बड़े बड़े हॉल के अंदर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जो है तो इलीगल पानी के कनेक्शन, लाखों करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। इनको यहाँ पर आकर 1000-2000 रुपये इन गरीबों से फाइन मारने में बहुत मज़ा आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इससे महानगर पालिका की जो है तो इनकम बहुत रेवेन्यू जनरेट होगा और जिससे शहर तरक्की करेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके माध्यम से यही बताने के लिए कि ये लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए एमआईएम पक्ष जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व के अंदर हमने ये काम को हाथ में लिया। साथ ही साथ हमारे साथ में दूसरे संगठन के लोग जो यही लड़ाई को कई दिनों से लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है तो इनको भी कोई अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तो हमने सोचा कि ये लोगों ने आज तक निवेदनों के ज़रिए लड़ाई लड़ी, हम यही लड़ाई को जो है तो रोड पे उतर के लड़ेंगे। हम जो है तो ये पूछना चाह रहे हैं महानगर पालिका से कि भाई ट्रैफिक का जो सिस्टम है, जो ट्रैफिक हवलदार है, पुलिस जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद की नहीं पूरे महाराष्ट्र की जो है तो हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है। तो फिर ये माजी सैनिक जो है ये आज ड्रेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिकों का ड्रेस का इस्तेमाल, और वो ड्रेस का सारे लोगों को जो है तो इज्जत करना सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप जो है तो गैर ज़रूरी जगह पर, गैर कानूनी तौर पर मैं समझता हूँ कि ड्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको अपॉइंट किया गया है किसी प्राइवेट एजेंसी ने, तो आपने महानगर पालिका के ड्रेस पहनना चाहिए, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए आपकी एजेंसी का नाम। दूसरी बात, ये एजेंसी को कुछ दिन के लिए अपॉइंट किया गया था एजेंसी के थ्रू, ये माजी सैनिकों को। देखा जा रहा है कि जो नौजवान बेरोजगार है, जो महानगर पालिका में कई सालों से जो काम कर रहे हैं, आज उनको नौकरी नहीं देते हुए ये लोगों को जो रिटायर्ड है, जिनको ऑलरेडी पेंशन आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, फिर यहाँ पर बुला के उनको एक पगार दी जा रही है। तो ये और दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए जो है तो बाज़ाब्ता ठहराव गवर्नमेंट को भेजे जा रहे हैं। देखिए, याद रखिए कि जनता से बड़ा प्रशासन नहीं है। यहाँ का प्रशासन जो है, कुछ ऑफिसर है जो कमिश्नर साहब को भी मैं समझता हूँ कि गुमराह कर रहे हैं। तो ये ऑफिसरों को ये समझना चाहिए कि पब्लिक से आप लोग बड़े नहीं हैं। आप जब जा रहे हैं गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप गिल्टी है, आप कसूरवार है। आपने ना कोई हॉकर जोन दिया,
आपने 14,098 लोगों के जो रजिस्ट्रेशन किए थे, आज उनके डॉक्यूमेंट आपने घुमा दिए, उनसे कई तरीके से इलीगल तरीके से उन लोगों से पैसा खाया गया। तो ये सारी बातें जो है तो हम हमारे धरने के ज़रिए महानगर पालिका के सामने रखना चाहते थे, लेकिन जो है धरना जो है आज का हमारा किसी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है तो इसको नकारा है। लेकिन उसमें साथ ही साथ उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको 1-2 दिन आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे को भी जो है तो सुव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो है तो हमारे पास में अच्छा वो रहे। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हम भी जो है तो कानूनी मार्ग से जो है तो ये आंदोलन कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं है। हम लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से इतना ज़रूर कहेंगे कि महानगर पालिका में आउटसोर्सिंग से लिए हुए जो लोग हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो आपको इनको रोकना आपका काम है। ट्रैफिक की जिम्मेदारी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने निभाना चाहिए, ना कि महानगर पालिका ने। रोड पर जो हादसा हुआ था, रात के टाइम पे उनकी कार्रवाई चालू थी, क्या मामला था आपका? देखिए, महानगर पालिका ने उस दिन जो है तो रात में 7:30 बजे कार्रवाई की, 8 बजे, जबकि वहाँ से पता चला था, मुझे एक फ़ोन आया था कि भाई कमिश्नर साहब जो है तो गाड़ी में आए हुए हैं। हम लोग इत्तेफाक से वहीं नज़दीक मौजूद थे, ज़मीर खादरी साहब, मैं और शेख अहमद। तो हम लोग एक 2-4 मिनट में वहाँ पहुँचे। कमिश्नर साहब की गाड़ी खड़ी थी, मैं समझा, झाँक के देखा मैंने अंदर, गाड़ी के अंदर शायद कमिश्नर साहब होंगे, क्योंकि बाहर तो जाधव साहब, उनका एक पुलिस का गार्ड और एक ड्राइवर, ये 3 ही लोग खड़े थे। मैंने चारों तरफ से झाँक कर देखा गाड़ी के अंदर, तो कमिश्नर साहब कहीं नज़र ही नहीं आए। तो बोला भाई फिर कमिश्नर साहब चेंज हुए क्या, आप तीनों में से कोई कमिश्नर बने क्या? तो बोले नहीं, बोले कमिश्नर हाँ साहब नहीं है यहाँ। तो गाड़ी कैसे आ गई इनकी? ये काम कब से शुरू किया आपने? तो 7:30 बजे, 8 बजे जो है तो आप लोग इसके ऊपर रोडों के ऊपर घूम रहे हैं और लोगों से जो है तो फाइन मांग रहे हैं, उनका माल भी जब्त कर रहे हैं, जबकि रूल है पेरिशेबल गुड्स जो है ये जब्त नहीं कर सकते। महानगर पालिका का कोई भी कर्मचारी किसी का भी माल जब्त नहीं कर सकता। ये सारे जो है तो गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं और क़ानून गरीबों को सिखाया जा रहा है। तो हम उस दिन जो है तो वहाँ पर लोगों ने वही एहतजाज किया कि भाई आप एक तो गाड़ी भी लेते हो, माल भी जब्त करते हैं, गाड़ी छोड़ने के टाइम फ़ाइन भी करते हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। उसका जो तो उन लोगों ने, बच्चों ने वहाँ का जो तो विरोध किया। विरोध करने के बाद में हमने सारी चीज़ों को सेटल किया और उसके बाद में घर पर आए तो पता चला कि गुनाह दाखिल हुआ। कोई बात नहीं, पब्लिक के लिए अगर गुनाह दाखिल होते हैं, लोगों के लिए, गरीबों के हित में अगर गुनाह दाखिल होते हैं तो उसके अंदर हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गरीबों की लड़ाई जो है तो हम ख़ास तौर पे MIM पक्ष जो है तो, और दूसरे लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व के अंदर ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। कारपोरेशन के सामने 2 इतने बड़े आंदोलन चालू है, सबसे उनको परमिशन मिल रही है और आपको क्यों नहीं मिल रही? देखिए, हो सकता है कि उन्होंने बहुत पहले परमिशन लिए होंगे, शेड्यूल बाद में आया होगा। जो VVIPs आ रहे हैं तो उनका शेड्यूल बाद में आया होगा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन इन्होंने ये नहीं बोले कि आप इसको पर नहीं कर सकते, उन्होंने ये कहा आप कीजिए, लेकिन हमारी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम उतनी सुरक्षा नहीं दे सकते या हम वहाँ पर उतनी फोर्स नहीं लगा सकते, लिहाजा हमसे अपील की उन्होंने कि 1-2 दिन आगे बढ़ाओ, तो हम उसको करेंगे। या फिर MIM की ताकत सिटी में हर किसी को पता है, जैसा कि नासिर भाई ने 80,000 लिए थे, इम्तियाज़ भाई ने 90,000 वोट लिए थे पिछले असेंबली इलेक्शन में। तो हो सकता कि MIM की जो ताकत देखते हुए डर के प्रशासन ने नासिर भाई को वो परमिशन डिनाई किए होंगे। धरना आंदोलन जैसे अभी आप कर रहे हैं, आपको लगता है इससे महानगर पालिका के अंदर कोई बदलाव आएगा? तो जितने धरने आंदोलन आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपके हाथ तक नहीं है। कौन सा रिजल्ट नहीं है? कौन सा रिजल्ट? हम ये आपसे सुनना चाहेंगे कि कौन सा रिजल्ट नहीं आया। इससे पहले औरंगाबाद के मुद्दे पर बड़ा धरना आपका हुआ, उसके बाद तो महानगर पालिका से जुड़ा हुआ थोड़ी मुद्दा था। हाँ बोलिए। पानी के मुद्दे पर आप लोग गए थे। बिल्कुल। जो पानी का मुद्दा आज तक हल नहीं हुआ। कैसा नहीं हुआ? आज तक 10 दिन 12 दिन में नल आ रहा है, नहीं, आज भी पानी नहीं मिल रहा है। मैं जवाब देता हूँ। 10 दिन 12 दिन में अभी पानी नहीं है। आपकी मालूमात के लिए बताता हूँ मैं कि आज कम से कम अप्रैल के अंदर 15 टाँकियाँ चालू होने वाली है और 1 दिन आड़ पानी का जो है नियोजन हो चुका है। सिर्फ वो जो पैठन से आने वाली लाइन थी वो देर हुई उसको, इसीलिए, वरना ऐसा नहीं है कि पानी हमेशा औरंगाबाद वालों को 15 दिन और 10 दिन में मिलेगा। आज 50 टाँकियाँ, 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट होते हुए आया है। तो इसके अंदर ये बेबुनियाद बात है कि हमारी कोई डिमांड रही और उन्होंने नहीं किए, और ये जो डिमांड है ये हम पूरी लीगली, और हमारे इसके बाद में हिवराड़े साहब जो है तो आपसे बात करेंगे और उसकी सारी टेक्निकल जो बातें हैं इसके अंदर वो मैं समझता हूँ कि आप उनसे सवाल कीजिए वो सारी, क्योंकि वो लड़ाई आज से नहीं कई सालों से लड़ रहे हैं और हाँ मतलब कानून के दायरे में रह के लड़ रहे हैं। अगर कानून के दायरे में हम लोग रह सकते हैं तो ऑफिसरों को भी आना पड़ेगा। अगर वो कानून के दायरे में रह के गैर कानूनी काम करते हैं
तो फिर उनके नतीजे भी उनको आपको भुगतना ऐसा पड़ेगा। लगता है क्या, जो जैसे आप कह रहे हैं कर्मचारी आके दादागिरी कर रहे हैं, फाइन दे रहे हैं, तो इससे कमिश्नर साहब अनदेखी कर रहे हैं या कमिश्नर साहब को पता नहीं है, आपको ऐसा कुछ महसूस होता है? देखिए, कमिश्नर साहब के नीचे भी कुछ अधिकारी है जो कमिश्नर साहब से अपने आप को बड़े समझ रहे हैं। वो लोग जो है तो जाकर डायरेक्ट जो है तो उनको बोले तो कमिश्नर साहब के पास मत जाओ बोलते हो, वो बोलते हैं कि फला साहब के पास जाओ, फला साहब ने भेजे, फला साहब के पास जाओ, मतलब कमिश्नर साहब का नाम ही नहीं लेते हो। वो बोलते हैं कि हमारे साहब वो है, हमारे अतिक्रमण के मुखिया वो है, अतिक्रमण वालों ने मतलब अतिक्रमण वालों को क्या यही दिख रहेगा गरीब गाड़िया? उनको इतने बड़े बड़े जो है तो शहर के अंदर इतने बड़े बड़े इलाके हैं कि जहाँ पर आज चलने को रास्ता नहीं है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गरीब कारोबार करते हैं, हम वो पॉइंट आउट भी नहीं करते कि भाई फला जगह जाओ और कार्रवाई करो। आपको रोड क्लियर है, आपका फुटपाथ बराबर है, उसके बाद में ये लोग अपने सीक्वेंस से गाड़ी लगा रहे हैं, तो आप उसके अंदर इनकम आपकी सोर्स पैदा करो आपके। तो ये हमारी बहुत जायज़ मांगे हैं और वो मानना ही पड़ेगा महानगर पालिका को, वरना ये जो है तो ये हज़ारों लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हज़ारों और लाखों लोग के ऊपर कारपोरेशन चलती है, कारपोरेशन के ऊपर ये लोग नहीं चलते। अगर कारपोरेशन अगर समझती होंगी कि लोगों इनके ऊपर चलते तो कारपोरेशन ने इनको सबको 15,000 रुपये महीना भेजना, पूरे गाड़ियाँ बंद औरंगाबाद के अंदर। ये कार्रवाई से खौफ का माहौल है, कैसे गुजरेगा रमजान त्योहार पर, ये खौफ है। क्या माना जाए कि एमआईएम कम से कम ऐसे गरीब लोगों के लिए कोई सख्त एक्शन लेंगे ताकि उनका त्योहार अच्छे से निकल जाए? ऑलरेडी हमने ले चुके हैं सख्त एक्शन। हमारा यही बोलना है कि कारपोरेशन ने जो है तो आज भी नियोजन करे उन्होंने, तो हर गाड़ी वाले को एक अपना परमानेंट या सही तरीके से कानूनी तौर पे बिठा सकते हैं, लेकिन बिठा नहीं रहे। यही लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जो है तो रोड पे उतर रहे। और यकीन जानिए आप लोग कि महानगर पालिका के कुछ अधिकारी जिन्होंने इसको कारोबार भी बना लिया है, मैंने तो यहाँ तक सुना हूँ कि पावतियाँ फाड़ रहे हैं जिसके अंदर 1,000 रुपये लिखा नहीं है उसके अंदर उनके लाइन में। ये देखिए एक एग्जाम्पल है मेरे पास में, जहाँ 1,000 रुपये की पावती का उसके अंदर कहीं लिखा हुआ भी नहीं है कि 1,000 रुपये आप फाइन मार सकते हैं। यहाँ पे 500 है, 100 है, 5,000 है, 50 रुपये है, जो भी है, 1,000 कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन इनसे 1,000 लिया जा रहा है। तो इसका मतलब आप 1,000 में से 500 की पावती कारपोरेशन को भरेंगे और 500 रुपये जेब में डालेंगे, तो ऐसे कितना इसके अंदर झोल हो रहा है पैसों का, और वो भी गरीबों से। तो यही सारी बातें जो तो हम महानगर पालिका के सामने रखेंगे। औरंगाबाद में है, आप उन तक शिकायत पहुंचाएंगे इस मामले में? देखिए, कोशिश तो यही रहेगी, लेकिन अभी हमारा जो सीनियर हमारे जो इम्तियाज़ जलील साहब है उनसे डिस्कशन करेंगे इस बारे में आज शाम में। अगर उन्होंने कहा कि अगर हमारे को वक्त लेकर हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से मिलना चाहिए, तो अगर उसका नियोजन हुआ तो वो भी करेंगे। इसके बाद हमारे हिवराड़े साहब जो होता है आपसे बात करेंगे। मध्ये संपूर्ण मी शहर पथ विक्रेता समितीचा सदस्य पण आहे। माझ्यासोबत अजून कमीत कमी 15 ते 16 अजून समिती सदस्य आहेत पथ विक्रेता समितीचे। आम्ही दर महिन्यामध्ये 2016 पासून सदस्य आहे, जेव्हा बकोरिया साहेब मनपाचे आयुक्त होते तेव्हापासून। आता मागच्या 22/2/2028 ला एक मीटिंग झाली होती आणि त्या मीटिंगमध्ये आम्ही सर्वांनी असं सांगितलं होतं प्रशासनाला की प्रशासनानं आम्हाला सांगितलं की बाबा आपण टोटल 14,098 लोकांचा बायोमेट्रिक जिओ टॅग प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण केलेलं आहे। ह्या 14,098 लोकांचा जेव्हा सर्वे झाला तर आम्ही त्यांना मान्यता दिली की बाबा 28/2/2022 ला मान्यता दिली की तुम्ही ह्या सर्व पथविक्रेत्यांना त्यांचे प्रमाणपत्र व ओळखपत्र द्या। आणि मुख्य मुद्दा म्हणजे याच्यामध्ये असा आहे की जर त्या पथविक्रेत्यांचा जो सर्वे झालेला आहे तो बायोमेट्रिक झालेला आहे आणि त्यांना त्याच्यामध्ये 3 कॅटेगरी आहेत। एक तो फिक्स लोकेशन म्हणजे तो एका जागी बसून वसूल माल विक्री करणारा व्यावसायिक आहे, दुसरा आहे तो फिरता आहे, आणि तिसरा आहे जो टेम्पररी आहे, जो बाहेर गावाहून येतो ते तात्पुरता लावतो आणि परत आपल्या गावाला समजा आजूबाजूचे जे खेडे आहेत ते खेड्याने तो परत रिटर्न चालला जातो। परंतु जो आता याच्यामध्ये लोकेशन असं दाखवलेलं आहे की जो फिक्स लोकेशन आहे, आता बघा सर्वेचं झालेलं त्याच्याला फक्त एक सॅम्पल सांगतो मी तुम्हाला। हे बघा, त्याचा फुल नेम आहे, त्याचा ॲड्रेस आहे, जेंडर म्हणजे तो मेल आहे की फिमेल आहे, त्याचा डेट ऑफ बर्थ सुद्धा आहे, त्याचा मोबाईल क्रमांक आहे, त्याचा वार्ड नंबर आहे, त्याचा रोड नेम आहे बघा, 5 रोड गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आणि इथं काय लिहिलं आहे फिक्स लोकेशन। जो फिक्स लोकेशन मध्ये व्यवसाय करेल तो त्या जागेवरती बसूनच व्यवसाय करेल। जर समजा तुम्हाला आता ह्या पद्धतीने तुम्ही सर्वे केला आणि आज मनपा आयुक्त आणि त्यांचे अतिरिक्त आयुक्त संतोष वावळे म्हणतात की यांनी फक्त गल्ली बोळामध्ये व्यवसाय करावा, म्हणजे कायदा सांगतो की यांनी पथविक्रेता। मेन मुद्दा असा आहे की जर कायदा सांगतोय स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लिव्हलीहुड अँड रेग्युलेशन ऍक्ट, म्हणजे पथविक्रेता उपजीविकेचे संरक्षण व पथविक्री विनियमन। पथविक्रेता म्हणजे काय, म्हणजे याची व्याख्या अगोदर अधिकाऱ्यांनाच कळाली नाही। मी तर असंच म्हणतो, तुम्हाला हा व्याख्या कळायला
म्हणजे कळते, परंतु तुम्हाला वळत नाही. पथविक्रेता म्हणजे वसूल मालाची पथाच्या कडेला विक्री करणारा नागरिक. जर तो पथविक्रेता असेल आणि तुम्ही जर ह्या पद्धतीने जसं तुम्हाला गाईडलाईन्स आले सरकारचं त्या पद्धतीने तुम्ही जर सर्वे केलेला असेल, त्याला जर फिक्स लोकेशन असेल, तर आमचं याच्या अगोदर आम्ही हर मीटिंगमध्ये ते सांगत होतो पथविक्रेता समितीच्या मीटिंगमध्ये की बाबा त्यांना कलरचा पट्टा मारून द्या. कलरच्या पट्ट्याच्या बाहेर जो जाईल त्याच्यावरती तुम्ही कारवाई करायची, बाकीच्यावरती कारवाई करायची नाही. जिथं तुम्हाला ट्रॅफिकला अडथळा होतो ना, तिथं तुम्ही रेड कलरचा पट्टा मारा, त्या पट्ट्यामध्ये एकही हातगाडी धारक जाणार नाही. परंतु ज्या ठिकाणी तुम्ही समजा तिथं तुम्हाला अडथळा होत नाही, तुम्ही तिथं हिरव्या कलरचा एक पट्टा मारा किंवा तुम्ही पर्पल कलरचा मारा, त्या पट्ट्यामध्ये हातगाडी धारक राहील, परंतु तो जर बाहेर जाईल तर तुम्ही कारवाई करायची. आता होतंय कसं की याच्यातनं जर का समजा, आता एक उदाहरण देतो मी सिंपलचं, घाटी रुग्णालयासमोर, घाटी रुग्णालयाच्या गेटला लागून जर 4-5 हातगाडी धारक जर का समजा तिथं व्यवसाय करतात, त्यांच्यामुळे रहदारीचा अडथळा निर्माण होतो. परंतु बाकी 90% जे पलीकडून असेल जिल्हा परिषदेच्या भिंतीला लागून, त्यांच्यामुळे जर अडथळा निर्माण होत नसेल, तर मग तुम्ही त्या लोकांवर कारवाई का करता? जो गुन्हेगार आहे तुम्ही त्यालाच कारवाई करायला पाहिजे. आता हा माणूस माझ्या समोर आहे, याला जर का समजा मी 2 चापटा मारल्या तर गुन्हा माझ्यावरती दाखल होईल का? ह्या सर्वांवरती गुन्हा दाखल होईल. तर मग माझं म्हणणं हेच आहे की जो गुन्हेगार आहे ना, तुम्ही त्याला पकडा ना, त्याच्यावरतीच कारवाई करा. बाकी उर्वरितांचा व्यवसाय तुम्ही का बंद करता? आज शहरामध्ये आज हा सलीमभाई अपंग आहेत, माझ्यावाला किडनीचं ऑपरेशन झालेलं आहे 3 वेळेस, माझ्या कुटुंबामध्ये 6 माणसं आहेत. म्हणजे मी पण पथविक्रेताच आहे, परंतु हे काम पण मी करतो, माझी संघटना पण आहे, संघटनेच्या माध्यमातून मी हे काम बी करतोय. तर असं 14,000 तुम्ही सर्वे केला, एका कुटुंबामध्ये माझ्या 6 लोक आहेत, तर अशा 6 पद्धतीने तुम्ही जर समजा विचार करा, 14,098 लोकांचा तुम्ही सर्वे केला, मग त्या कुटुंबामध्ये किती लोक असतील? आज माझा हातगाडीच्या बेसिकवरती माझा मुलगा मी SB कॉलेजला टाकलाय, तो आज सायन्सला आहे. आज माझी हातगाडी गेल्या 8 दिवसापासून घाटीपासून बंद आहे. मला जर इन्कम नसती तर माझा मुलगा शिकणार का? माझी मुलगी आज 10वीची परीक्षा देऊन आली, आता तिकून सनीच आलो मी तिला सोडून सनी घरी. तर मला सांगा, मुलगी रडते आहे की पप्पा मला पेन व्हायला पैसे आहेत का? पण आता माझ्या खिशामध्ये पैसे नाहीत. म्हणजे किती बिकट परिस्थिती आहे. आयुक्ता साहेब, आता हे पण एक माणूसच आहेत, त्यांना पण 2 मुली आहेत, त्यांनी पण हा विचार करायला पाहिजे. आता याच्या अगोदर जेव्हा आमची जी 28/2/2022 जी मीटिंग झाली ना, त्या मीटिंगच्या नंतर त्यांचे जे अधिकारी होते त्या टायमाला आम्हाला अधिकारी आले ते कोण, आपलं जोशी साहेब म्हणून सनी. तर त्या जोशी साहेबांनी काय सांगितलं माहिती का, की जे पथविक्रेते आहेत, फेरीवाला आहेत, ते फेरीवाला हा अतिक्रमण ठरवता येत नाहीत. सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या कायद्यानुसार जोपर्यंत त्यांचं पुनर्वसन होत नाही, तुम्हाला जर का समजा तुम्हाला कुठे अडथळा होतोय, तुम्हाला जर का तिथून काढणं असेल तर अगोदर तुम्ही त्यांचं पुनर्वसन करायला पाहिजे. हे तुमचा एक अधिकारी सांगतोय, कोण? जोशी साहेब, ज्या की ते टायमाला ते अतिरिक्त आयुक्त होते, ते आमच्या मीटिंगमध्ये आले होते. मग मला सांगा, तुमचा एक अधिकारी सांगतोय की तुम्हाला आम्ही हातगाडी धारकांना अतिक्रमण ठरवता येत नाही, आणि आता कोणचं असा तुम्ही समजा नियम तुमच्या मनानं काढून राहिले की तुम्ही आम्हाला अतिक्रमण ठरवू राहिले हातगाडी धारकांना? म्हणजे काय चाललंय काय शहरामध्ये? आता एवढे सर्वे तुम्ही केला, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे एवढे मोठमोठाले कायदे आलेत. या अगोदर एकदा भापकर साहेबांनी आम्हाला काय सांगितलं होतं माहिती आहे का? आता मला सांगा, मी पूर्ण शहराचाच आपण विचार जर केला ना, तर 14,098 लोक आहेत. आणि आज आता घाटीच्या परिसरामधला जर विचार केला तर भापकर साहेबांनी सांगितलं होतं बघा, घाटी मार्गासाठी आम्ही ज्या घाटी रुग्णालय आहे ना, घाटी मार्गासाठी स्वतंत्र व्यवस्था. भापकर साहेब तेव्हा आयुक्त होते. मी जेव्हा हरकतीने सूचना दाखल केल्या त्या आधारावरती त्यांनी सांगितलं, शहरातील घाटी मार्गालगत असलेल्या फुटपाथवरही गेल्या अनेक वर्षापासून चहा नाश्त्याच्या टपऱ्या उभ्या आहेत, पण या गाड्या रुग्णांसाठी उपयोगी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी रुग्णालयाच्या आत स्वतंत्र फ्रूट प्लाझा उभारावा, यावरही या बैठकीत चर्चा झाली. त्यासाठी घाटीच्या 2.5 तासांशी चर्चा करून त्यानंतरच हा फुटपाथ रिकामा करू. म्हणजे तुम्ही आतमध्ये तुम्ही फ्रूट प्लाझा उभारणार असं त्या टायमाच्या आयुक्तांना सांगितलं होतं. आता मला सांगा, म्हणजे त्यांच्यामध्ये माणुसकी होते आणि तुमच्यावाली माणुसकी मिली का? आजचे जे अधिकारी आहेत त्यांचे नाही, ते पण तुमच्यासारखे अधिकारीच होते ना. म्हणजे तुमच्यामध्ये पण थोडीशी माणुसकी जागू द्या. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की मी त्यांना 18/10/2024 आमचे समिती मेंबर आणि 5 आमचे जे कमिटी मेंबर होते, आम्ही त्यांना एक निवेदन दिलं. एवढं बेस्ट निवेदन आहे, याच्यामध्ये मी कायद्याचे 9 संदर्भ दिले आयुक्तांना. किती दिले? 9 संदर्भ. बघा, एवढे बेस्ट आणि सुटसुटीत. मी रात्री 3:30-4 वाजेपर्यंत जागून सनी त्यांना असे मुद्दे काढून दिले की बाबासाहेब तुम्ही यावरती पूर्ण विचार करा. राहुल गांधीला सुद्धा पत्र पाठवलं, नरेंद्र मोदीला सुद्धा पत्र पाठवलं, मुख्यमंत्र्याला सुद्धा पाठवलं. म्हणजे कायदा फेरीवाल्यांच्या बाजूने आहे, संरक्षण त्यांना मिळालं पाहिजे. परंतु होते असं की शहरामध्ये माझं तर स्पष्ट, मी तर आज तुमच्या पत्रकाराच्या माध्यमातून मी आरोप करतोय, माझा एक आरोप आहे की इथले जे काही आमदार असेल किंवा खासदार असेल ना, आता मला सांगा, त्यांना हे हातगाडी धारक पाहिजेच नाही. त्यांचं म्हणणं आहे की यांनी हा व्यवसाय करायलाच नाही पाहिजे. आता मला सांगा,
पुण्यामध्ये हॉकर झोन बनला, तिथं लायसन्स वाटप झाले, त्यांचा सर्वे झाला. मुंबईमध्ये हॉकर्सचा सर्वे झाला, तिथं पण जागा वाटप झाल्या, त्यांना परवानगी गेली. नाशिकला पण तसं झालं. मग औरंगाबाद शहरात होत नाही. याचं कारण हे आहे की इथलचं गलिच्छ राजकारण. म्हणजे 70% हे मुस्लिम समाज हा पथविक्रेता म्हणून आहे आणि बाकी 30% हा दलित समाज आहे. या दोन समाजाला टार्गेट करण्यात येते असा माझा स्पष्ट आरोप आहे. आणि जर का समजा आमच्यासारख्या कमी शिकलेल्या माणसाला आणि पथविक्रेत्याला जर हा कायदा माहीत असेल सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा, महाराष्ट्र शासनाचा, मग इथल्या आमदाराला, खासदारला कायदा माहीत नाही का? त्यांनी पण हा मुद्दा उचलायला नाही पाहिजे का? आयुक्त साहेबांसोबत त्यांना सांगायला पाहिजे बाबा गोरगरीब लोक त्यांना एका कडेला व्यवसाय करू द्यावा, असं माझं स्पष्ट मत आहे. आणि आमच्या कमिटीची बैठक बोलवावी म्हणून मी आयुक्ताला दरवेळेस निवेदन देत गेलो की तुम्ही बैठक कॉल करा. परंतु आयुक्तांनी याला कचऱ्याची टोपली दाखवली अशी केराची, आणि आतापर्यंत त्यांनी कुठली मीटिंग बोलवली नाही. कारण टाउन वेटिंग कमिटी हे TVC मेंबर हे फेरीवाला आणि अधिकारी यांच्या मधला दुवा आहे. ह्या कमिटीमध्ये पोलीस आयुक्त सुद्धा आहेत, ट्रॅफिकचे अधिकारी सुद्धा आहेत. मग ह्या कमिटीमध्ये समजा फेरीवाला समिती जर तुमच्या मध्यम दुवा आहे हे समजा कायदा सांगते, तर मग फेरीवाला समितीची तुम्ही बैठक का नाही बोलवली? आता आमच्या सोबत तुम्ही येऊन कधी सर्वे केला का शहरामध्ये? आम्ही सांगतोय की आमच्या सोबत चला, आम्ही तुम्हाला जागा दाखवून देऊ की साहेब इथं जागा जी आहे ही मोकळी आहे, इथं ट्रॅफिकला अडथळा नाही, तुम्ही देऊ शकता. ह्या कमिटीमध्ये ट्रॅफिकचे अधिकारी पण आहेत ना, ते पण तुम्हाला सांगतील ना की बाबा कुठं ठेवू शकतो किंवा कुठं नाही ठेवू शकत म्हणून. परंतु ह्या विषयावरती कुठलंही काम होत नाहीये. 2016 पासून आम्ही याच्यावरती समजा काम चालू आहे. आणि मी तर 2010 पासून जेव्हा भापकर साहेब होते ना, तेव्हापासून पूर्ण शहरातून मी एकट्यानेच हरकत सूचना दाखल केल्या आहेत. हरकत सूचना दाखल करून सनी त्याच्यावरती काही सुनावण्या वगैरे पण घेण्यात आल्या. त्या सुनावणीला पण मला उपस्थित ते बघा. हे मी 6/3/2010 हरकत सूचना दाखल केलेल्या. पूर्ण शहरातून कोणीच दाखल नाही केल्या. परंतु मी पथविक्रेता असल्यामुळे, मी हातगाडधारक असल्यामुळे मला त्यांचं ते जाहीर प्रकटन दिसलं आणि मी त्याच्यावरती हरकतीने सूचना दाखल केल्या की बाबा गोरगरिबावर काही अन्याय होऊ नये म्हणून. आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की आता हे बघा 18/5/2022 जे आहे ते एक शासनाचा GR निघालेला आहे. आता हा GR मी तुम्हाला फक्त 4-5 ओळीच वाचून दाखवतो. तुम्ही याच्यावरती मग काय प्रश्न करायचे तुम्ही करू शकता. शहरामधील पथविक्रेत्यांना, संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू आहे, शहरामधील पथविक्रेत्यांना त्यांची शैक्षणिक पात्रता, मर्यादित कौशल्य, आर्थिक पत यामुळे व्यवसायाच्या संधी कमी उपलब्ध असतात. यामुळे असंघटित स्वयंरोजगार करणाऱ्या पथविक्रेत्यांना व्यवसायाच्या व्यापक संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना कार्यकुशल बनविणे, त्यांना पत मिळवण्यास समर्थ बनविणे, तसेच त्यांची व त्यांच्या कुटुंबियाची सामाजिक सुरक्षितता, सामाजिक कल्याण व शासकीय योजनांची सांगड घालणे, त्याचे जीवनमान उंचावणे, ऐकून घ्या, त्याचे जीवनमान उंचावणे हे फेरीवाला धोरणाचे उद्दिष्ट आहेत. मला सांगा, कायदा म्हणते फेरीवाला धोरणाचे उद्दिष्ट आहेत की बाबा त्यांचं जीवनमान उंचावलं पाहिजे, आणि तुम्ही तर त्यांचं जीवनमान पूर्ण गड्ड्यामध्ये टाकू राहिले, मातीमध्ये टाकू राहिले. म्हणजे आता सांगा, कायद्याच्या विरोधात कोण चाललंय? अधिकारी वर्ग, जो की आमच्यापेक्षा जास्त शिकलेला आहे. आम्ही तर काही जास्त कमी शिकलेलो आहे, परंतु आम्हाला जे समजतंय त्या पद्धतीने आम्ही तुमच्या समोर मांडतोय. आता मला सांगा, पथविक्रेता, आता लॉकडाऊनच्या टायमाला हातगाडी धारकांचे, पथविक्रेत्यांचे व्यवसाय बंद असल्यामुळे मोदी सरकारने PM स्वनिधी म्हणून एक योजना आणली. त्या अंतर्गत पथविक्रेत्यांना 10,000चं लोन भेटले. 10,000 ज्यांनी फेटले त्यांना 20,000 भेटले. 20,000 ज्यांना फेटलं त्यांनी 50,000चं भेटले. आता ज्यांना 50,000चं लोन भेटलंय, आता आजच्या परिस्थितीमध्ये ज्या नागरिकांना समजा 50,000चं लोन भेटले, आता हे बघा, यांना लोन भेटलेलं आहे, यांना हे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR प्रमाणपत्र महानगरपालिकेने दिलेलं आहे. मग त्या नागरिकांच्या आता जर हातगाड्या जर का समजा बंद असल्या तर त्यांनी त्यांचे हप्ते बँकेचे कसे फेडायचे, हा एक फार मोठा प्रश्न आहे. आमच्या पथविक्रेत्यांना जो कोणी रोजगार देत असेल, ऐकून घ्या, आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत. आणि MIM पक्षाने हा मुद्दा उचलला, हे आम्हाला फार मोठा आनंद आहे. उद्याला मी सुद्धा जर हे चांगल्या कामासाठी, जर समजा चांगले काम जर होत असेल आणि चांगल्या कामासाठी आम्ही जातीवाद वगैरे काही बघणार नाही, परंतु मी स्वतः MIM पक्षामध्ये लवकरच प्रवेश करणार आहे. सर्वप्रथम मी आपले सर्व पत्रकार बंधू इथे शॉर्ट नोटीसवरती आले त्याबद्दल आपला शुभेच्छा देतो, आपले आभार मानतो. मित्रांनो, आम्ही आमच्या पक्षातर्फे इम्तियाज जलील साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली नासेरभाईच्या लिडरशिपमध्ये भाई जे आमच्यासोबत बसलेले आहेत त्यांच्या समाजाचा किंवा त्यांच्या संघटनेचा नका समजू. आज रेकॉर्डवरती 15,000च्या आसपास पत विक्रेते दाखवलेले आहे, पण ह्याच्या दुप्पट किंवा तिप्पट लोक पोट भरतात.
आपला उदरनिर्वाह फळ विकून, गाडी लावून, चहाचा नाश्ता करून करतात. तर त्या सगळ्यांनी आमच्या या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हायचं आणि हे जे ॲडमिनिस्ट्रेटर आहे किंवा एक उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त म्हणून जे वाहुळे साहेब मिलिटरीचे ब्रिगेडियर समजतात स्वतःला आणि जे सुपाऱ्या घेऊन काम करतायत ते औरंगाबाद शहरामध्ये, तर त्यांना त्यांची जागा दाखवण्यासाठी आपण सगळ्यांनी आमच्या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हावं आणि मोठ्या मोठ्या संख्येने आपल्या जे काही होईल, लेकरं बाळ, गाडी घोडा जे होईल, सगळ्या परिवारासह येऊन तिथे आमच्या आंदोलनामध्ये सामील व्हावं आणि आमचं आंदोलन सक्सेसफुल करावं. जय भीम, जय भीम. ये जो हमने आंदोलन रखा था आज के दिन, वो आंदोलन की जो परमिशन हमारे को नहीं मिली, क्योंकि यहाँ वीआईपी लोग आने वाले हैं और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, इसलिए हमको कहा गया है कि आप लोग जो है तो 1-2 दिन के बाद आंदोलन लीजिए. तो हमने जो है तो सबने मिलकर तय किया है कि आने वाली 25 तारीख को यानी मंगल के दिन 2 बजे से 5 बजे तक कॉरपोरेशन के सामने ये आंदोलन होगा, जो हॉकर्स यानी हाथगाड़े वालों के लिए है, और हम उनके वास्ते हमेशा से खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे. तो मैं औरंगाबाद के जितने भी हाथगाड़ी वाले हैं जो फल फ्रूट बेचते हैं और दूसरे भी कारोबार करते हैं, उनसे अपील करता हूँ कि वो कॉरपोरेशन के सामने अपने हाथगाड़ियों के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ आइए और ये आंदोलन में सहभागी होइए और हमारा हौसला बढ़ाइए और इस आंदोलन को कामयाब करिए. जो आंदोलन हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में और नासिर सिद्दीकी साहब के लीडरशिप में होने जा रहा है, तो आप सब आइए और इस आंदोलन को कामयाब करिए.